हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 192 है। 191 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 14 मई को प्रीलिम्स एग्जाम है यूपी पीसीएस का, और लोग जो है कि वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग सीरियस हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो वो तो जरूर ही देखें। ठीक है, और वो जो है कि पूरे टेस्ट देखें। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट नंबर 192 और आगे भी जहां तक भी चलेगा वो आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपका रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें जो है कि हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला 1909 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से, 1893 के अधिनियम से। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, किस अधिनियम से मिला? तो उनको मिला 1909 के अधिनियम से। देखिए, 1909 अधिनियम जो है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1909 अधिनियम को। ठीक है, देखिए इसके तहत क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में 6 सीटें पृथक मुस्लिम निर्वाचन से भरी जानी थी, जबकि प्रांतीय विधानमंडल में 4 सीटें मुसलमानों द्वारा चुन करके भरी जाती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? नागपुर, मद्रास, बेलगांव, मुंबई। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो वो था आपका कौन सा? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। ठीक है, ये जो है कि आपका नागपुर का अधिवेशन था। ठीक है, और इस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, नागपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता जो है कि सी विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया? मिनांडर, हर्ष, कनिष्ठ, अशोक। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, इसका निर्माण किस शासक ने किया? तो इसका निर्माण जो है कि अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, धर्म यात्राओं के समय सारनाथ आगमन पर अशोक ने इस स्तूप का निर्माण की आज्ञा दी थी। देखिए, सांची में भी एक स्तूप है, भरहुत। ठीक है, वो भी जो है कि अशोक का ही स्तूप है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक पुरातत्वविद, एक भूवैज्ञानिक, एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक इतिहासकार। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वो क्या थे? तो वो जो है कि एक भूवैज्ञानिक थे। देखिए, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। इन्होंने जो है कि मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाणोपकरण प्राप्त किया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, कश्मीर में, शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शांत घाटी में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, शांत घाटी जो है केरल में पड़ता है। केरल जो है कि शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और यह केरल के पलक्कड़ जिले में जो है कि 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई में यह विस्तृत है आपकी शांत घाटी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बंगाल के नवयुवकों में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया? हेनरी विवियन डेरोजियो, राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस।
पूछा जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम बंगाल के जो नवयुवक थे उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया। तो किसने किया? तो इन्होंने किया हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, इन्होंने जो है कि 1808 से लेकर के 31 ईस्वी में यंग बंगाल के माध्यम से बंगाली जो नवयुवक थे उनमें जो है कि सामाजिक व सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1891 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया, विवाह की उम्र को बढ़ाया, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया, पिछड़ी जातियों की रक्षा की। 1891 ईस्वी का जो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम है ये जो है कि क्या किया? तो इन्होंने विवाह की उम्र को बढ़ाया। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, एक पारसी समाज सुधारक BN मालावारी, इनके प्रयत्नों से 1891 ईस्वी में जो ये एज ऑफ कंसेंट अधिनियम है इसको पास किया गया और जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह पर रोक लगाया गया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ल्यूसाइड एक अत्यंत विषैली गैस है जिसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराकर किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए, इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। ल्यूसाइड ये एक अत्यंत जो है कि विषैली गैस है, बिल्कुल सही है, और इसका निर्माण जो है कि एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करा करके किया जाता है। यह आपका सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है कि बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है, न कि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो दूसरा क्या है आपका? गलत है। पहला आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष से संबंधित गलत युग्म बताइए। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति JB कृपलानी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो भी संविधान सभा की कुछ समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघीय संविधान संबंधी संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें गलत कौन सा है? यह है आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? गंगा, गोमुख, कृष्णा, महाबलेश्वर, लूनी, माउंट आबू, नर्मदा, अमरकंटक। देखिए, नदियों का नाम दिया गया है और ये कहां से इनका उद्गम स्रोत होता है। गंगा का उद्गम स्रोत कहां है? गोमुख से है। कृष्णा का उद्गम कहां से है? महाबलेश्वर से है। लूनी नदी का उद्गम कहां पे है? तो देखिए, लूनी नदी का उद्गम माउंट आबू नहीं है। लूनी नदी का उद्गम है आपका अरावली पर्वत से अजमेर के पश्चिम में लगभग 550 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है और बालोतरा तक इसका जल क्या रहता है? मीठा रहता है। उसके बाद से इसका जल जो है कि इसके नीचे क्या हो जाता है? तो खारा हो जाता है। तो ये आपका गलत है। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो सुमेलित नहीं है आपका सी ऑप्शन। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाला लोग है? मध्य अफ्रीका, मलेशिया, न्यू गिनी, दक्षिण अमेरिका। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो ये हैं आपके मध्य अफ्रीका के, मतलब कांगो बेसिन के। ये कांगो बेसिन में निवास करने वाले अखेटक या खाद्य संग्राहक जनजाति होते हैं और इस जनजाति का संबंध जो है कि निग्रोइड प्रजाति से होता है। तो ये है आपका ए ऑप्शन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जिनोम, अमोनियम। देखिए, गोताखोर द्वारा जो गहरे समुद्र होते हैं उसमें सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन के साथ और किस गैस का मिश्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हीलियम का। देखिए हीलियम और ऑक्सीजन का यह मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पे सांस लेने के प्रयोग में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर क्या होता है, हीलियम जो है ना कि रक्त में कम विलेय होता है, इसलिए जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, कोची प्राकृतिक पतन है, जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, कांडला ज्वारीय पतन है। सुमेलित नहीं है। देखिए जो चेन्नई है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है। देखिए ये गलत है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई वाला। ठीक है, सबसे गहरा पतन कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम में, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची प्राकृतिक पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन ये भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, कांडला ये ज्वारीय पतन है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ये ए ऑप्शन। जैव विविधता हॉट स्पॉट घोषित करने के मापदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा सही मापदंड है? इस क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजाति होनी चाहिए। इस क्षेत्र की केवल 35% तक प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो गई हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए हॉट स्पॉट घोषित कब किया जाता है, मतलब उसका क्या मापदंड होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हॉट स्पॉट होता है वो जो क्या होता है। देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे उच्च मात्रा में जैव विविधताएं होती हैं। ठीक है, जो मानव गतिविधियों द्वारा आवास की हानि का अनुभव करती हैं उसे जो है कि हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए हॉट स्पॉट के लिए क्या मापदंड होते हैं? तो उसमें मापदंड ये होता है कि इस क्षेत्र में कम से कम 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजाति होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में केवल 35% तक नहीं, इस क्षेत्र में केवल 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो गई हो, तब जाकर के वो जो हॉट स्पॉट घोषित होता है। ठीक है, ना कि 35%। तो पहला वाला तो आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक है। प्राकृतिक धरोहर स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए सम्मेलन की रूपरेखा निर्धारित की गई, जिसे 1985 में क्रियान्वित किया गया। प्राकृतिक धरोहर स्थल हेतु यूनेस्को के मापदंड में शामिल क्षेत्र जहां पृथ्वी के विकास के क्रम में महत्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थलाकृति परिवर्तन हुए हों, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? प्राकृतिक धरोहर स्थल, देखिए यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए सम्मेलन की रूपरेखा निर्धारित की गई, जिसे 1975 ईस्वी में क्रियान्वित किया गया। तो ये जो है कि आपका गलत है। प्राकृतिक धरोहर स्थल हेतु यूनेस्को के मापदंड में शामिल हेतु जहाँ पृथ्वी के विकास के क्रम में महत्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थलाकृत परिवर्तन हुए हों, तो ये आपका सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि छोटा परिवार सुखी परिवार नीति किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 1981 से, 1961 से, 1991 से, 1983 से। छोटा परिवार सुखी परिवार ये नीति जो है कि किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये नीति 1983 ईस्वी में प्रारंभ हुई। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया का नाम बताइए। चंद्रगुप्त, कनिष्क, जोरावर सिंह, समुद्रगुप्त। वो भारतीय नरेश का नाम बताइए जिन्होंने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है। स्टडी विद श्री टेलीग्राम का हमारा चैनल है, आप यहाँ भी जुड़ जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।